कल मैंने फिट्स इंडिया एक्ट पास होने के पीछे क्या कारण थे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, वो डिस्कस किया था। पहला कारण जो था फिट्स इंडिया एक्ट के पास होने का, वो यह था कि इस समय अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप इंग्लैंड को अमेरिका के 13 बस्तियों से हाथ धोना पड़ा था और इस कारण इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों की दृष्टि में भारतीय प्रदेशों का महत्व बढ़ गया था, क्योंकि भारत से ही इंग्लैंड के आर्थिक हितों की पूर्ति हो सकती थी। इसी कारण भारत में गृह सरकार के नियंत्रण में एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक हो चुका था। The loss of American colonies had increased the importance of India as a field of economic exploitation. The British had to increase their trade with India to compensate for the loss of American markets, and for this, an effective and efficient government machinery in India under a better control of the home authorities was essential. ये पहला कारण था। दूसरा कारण ये था कि 1781 में कंपनी के मामलों की छानबीन करने के लिए दो समितियां, एक प्रवर समिति और एक गुप्त समिति नियुक्त की गई थी। जब मैंने रेगुलेटिंग एक्ट बताया था तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि 1772 में दो कमिटीज अपॉइंट की गई थी, एक सेलेक्ट कमेटी और एक सीक्रेट कमेटी, और उसी की रिपोर्ट्स के बाद रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। इसी तरह 1781 में भी कंपनी के मामलों की छानबीन करने के लिए दो समितियां नियुक्त की गई, एक प्रवर समिति और एक गुप्त समिति। प्रवर समिति ने उच्चतम न्यायालय और बंगाल परिषद के आपसी संबंधों के विषय में, और गुप्त समिति ने मराठा युद्ध के कारणों की जांच की थी। In 1781, two committees were appointed to inquire into the affairs of the company, a select committee and a secret committee. The select committee investigated the relations between the Supreme Court and the Council in Bengal, and the secret committee investigated the causes of Maratha War. This was the second reason for the passage of Pitt's India Act. जब मैंने रेगुलेटिंग एक्ट भी बताया था तो उसमें मैंने दो दोष बताए थे। एक तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हुई थी, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट दोनों में क्या रिलेशंस होगा, किन मैटर्स को वो लोग डील करेंगे, ये सब क्लियरली डिफाइंड नहीं था। तो इस मामले की जांच करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी नियुक्त की गई, और दूसरा, इस टाइम पीरियड में कंपनी लगातार वॉर्स में उलझी हुई थी। एक तरफ मराठा वॉर चल रहा था, दूसरी तरफ एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, जिस कारण कंपनी ऋण में डूब रही थी, और इसी की जांच करने के लिए सीक्रेट कमेटी को अपॉइंट किया गया था। तो गुप्त समिति ने मराठा युद्ध के कारणों की जांच की थी। सीक्रेट कमेटी इन्वेस्टिगेटेड द कॉजेस ऑफ मराठा वॉर। 1781 में ये दो कमिटीज अपॉइंट की गई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की थी। कारण था। तीसरा कारण ये था कि संसद का कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करना इस वजह से भी आवश्यक था कि मराठा युद्ध और मैसूर युद्ध के कारण कंपनी को वित्तीय कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा था, और उसने 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा था 1782 में। Parliamentary interference was felt necessary because due to Maratha and Mysore wars, the company was facing financial difficulties and it had to ask for a loan of 1 million pound. This was the fourth reason. This was the third reason. ये तीसरा कारण था। चौथा कारण, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी थी जिसके लिए उसे पारित किया गया था। 1782 में
संसद और कंपनी के डायरेक्टरों ने भारत से बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और बंबई के गवर्नर हॉर्नबाई को वापस बुलाना चाहा था, लेकिन स्वामी मंडल ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वामी मंडल अभी भी शक्तिशाली थी और संसद का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण अभी तक स्थापित नहीं हो पाया था। Fourth cause for the passage of Pitt's India Act was that the regulating act failed to solve the problem for which it was introduced. The failure of the parliament and the directors in trying to recall the Governor General of Bengal, Warren Hastings, and the Governor of Bombay, Hornby, in 1782 proved that the proprietors of the company were still strong enough to defy them. Hence, an effective parliamentary control over the company was not yet established. ये चार कारण थे जिस कारण पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 में पास किया गया। विलियम पिट 1784 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है और उसने इंडिया बिल संसद के समक्ष प्रस्तुत किया और अगस्त 1784 में यह बिल पारित हो जाता है और इसी बिल को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। Therefore, when Pitt became Prime Minister of England in 1784, he presented his India Bill before the Parliament, which was passed in August 1784, and it is known as the Pitt's India Act. ये चार कारण थे, ये मैंने कल भी बात की थी और दोबारा रिवाइज करवाया मैंने। अब पिट्स इंडिया एक्ट की जो धाराएं थी, प्रोविजंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, मैंने बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गृह सरकार में कुछ चेंजेस हुए थे। पहला चेंज जो हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के फलस्वरूप, इंग्लैंड में एक नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया जिसमें 6 सदस्य होते थे। इसका प्रमुख राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। दूसरा महत्वपूर्ण सदस्य चांसलर ऑफ द एक्सचेकर होता था। इसके अलावा होते थे जो प्रिवी काउंसिल से लिए जाते थे। प्रिवी काउंसिल का मतलब होता है कि राजा के द्वारा नियुक्त सलाहकार। तो प्रिवी काउंसिल से ये 4 अन्य सदस्य लिए जाते थे। इन सबको नियुक्त करने का अधिकार इंग्लैंड नरेश को दिया गया और वही इनको अपने पद से हटा भी सकता था। First change which was brought in the home government after the passage of Pitt's India Act was that a board of control, which was a body of 6 commissioners, was set up in England. It was the state, the Chancellor of Exchequer, and 4 other members who would be taken from the Privy Council. These members were to be appointed by the Crown and were to hold office during the Crown's pleasure. ये पहला प्रोविजन, ये पहली धारा थी। दूसरा, नियंत्रण मंडल की अध्यक्षता राज्य सचिव किया करता था। मंडल में कोई भी निर्णय बहुमत से होता था और जब सदस्य किसी बात पर बराबर में बंट जाते थे तो अध्यक्ष यानी राज्य सचिव अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता था। The board of control was presided by the secretary of the state, who was the chairman of this board. In case of a tie, the secretary of state used to exercise a casting vote in the meetings. मंडल की गण पूर्ति के लिए कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। The quorum of the meeting of the board of control was fixed at 3. Fourth, नियंत्रण मंडल
के सदस्यों को कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों की देखभाल, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार दिया गया। The Board of Control was to superintend and control all the revenue and civil activities and the military forces held by the company in India. फिफ्थ, इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि कंपनी के डायरेक्टर भारत से प्राप्त या उनके द्वारा भारत में भेजी जाने वाली समस्त पत्रों की प्रतिलिपि नियंत्रण मंडल के सामने प्रस्तुत करेंगे। नियंत्रण मंडल डायरेक्टरों द्वारा कंपनी को भेजे जाने वाले आदेशों या निर्देशों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते थे। वे अपनी इच्छा अनुसार भेजे जाने वाले आदेशों में परिवर्तन करवा सकते थे या उसे बिल्कुल नया रूप दे सकते थे। The directors of the company were required to supply to the Board of Control the copies of all the communications received from India and of their proposed dispatches to the Indian authorities. The orders and dispatches proposed by the directors before they were actually sent to company had to be approved by the Board of Control, which could modify the draft or substitute new ones in their place. इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल में कुछ चेंजेस किए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ चेंजेस किए गए थे। तो निदेशक मंडल से जो संबंधित व्यवस्थाएं थी या चेंजेस थे, उसके अंतर्गत निदेशक मंडल के व्यापार संबंधित अधिकार यथावत बने रहे। The commercial privileges of the court of directors were left intact. भारत में कंपनी के सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट का अधिकार भी डायरेक्टर्स के पास रहा। The court of directors retained full powers in the appointment of all the servants of the company. निदेशक मंडल ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो ये दो निदेशक मंडल, बाकी मैटर्स में तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रति उत्तरदायी था, लेकिन उसके जो व्यापार संबंधित अधिकार थे या कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी अधिकार थे, वो यथावत बने रहे और उसमें कोई चेंज नहीं किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तीसरी बॉडी जो स्वामी मंडल थी यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, तो स्वामी मंडल के सदस्यों की शक्ति को काफी कम कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट रिड्यूस द पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने से पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय या निदेशक मंडल के जो भी निर्णय होते थे, उसकी स्वीकृति स्वामी मंडल या कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स से लेनी होती थी, और अगर स्वामी मंडल इसे अस्वीकृत कर देता था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फिर उस निर्णय को पारित नहीं कर सकते थे। लेकिन अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद संचालक मंडल स्वामी मंडल के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। अब संचालक मंडल के किसी भी निर्णय, आदेश या प्रस्ताव में जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्वीकृति मिल गई हो, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार स्वामी मंडल के पास नहीं था। The court of directors, the court of proprietors who used to modify the decisions of court of directors before the passage of Pitt's India Act could now not do this. They could not
change or modify the orders and resolutions of the directors which had secured due approval of the Board of Control. तो ये कुछ चेंजेस थे जो इंग्लैंड की ग्रे सरकार में किए गए. These were the changes which were done by the Pitt's India Act dealing with the home government. अब भारत में केंद्रीय सरकार की व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन किए गए, भारत में कुछ चेंजेस किए गए रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत में केंद्रीय सरकार की व्यवस्था में परिवर्तन. ये कल हम लोग नहीं देख पाए थे इसको. फर्स्ट चेंज जो हुआ, इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 सदस्य होते थे, और मैंने बताया था जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल गठित की गई थी उसमें से 3 सदस्य वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट होते थे. चूंकि डिसीजन जो होता था वो मेजॉरिटी के द्वारा लिया जाता था, यानी 3 सदस्य इसके अगेंस्ट में है और 1 सदस्य प्लस 1 वॉरेन हेस्टिंग्स का वोट. तो 3-2 से हमेशा वॉरेन हेस्टिंग्स के निर्णय पारित नहीं हो पाते थे. अब इसमें सुधार किया गया. अब गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई. इससे गवर्नर जनरल की स्थिति काफी मजबूत हो गई. अब यदि परिषद का एक भी सदस्य गवर्नर जनरल का साथ दे दे तो वह अपने निर्णायक मत की सहायता से शासन कार्य अपनी इच्छानुसार चला सकता था. यानी अब 3 मेंबर्स हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल में, और 3 में से अगर एक मेंबर को भी वॉरेन हेस्टिंग्स अपने फेवर में कर ले तो 2 वोट फेवर में पड़ेंगे और 2 वोट अगेंस्ट में पड़ेंगे. इसके बाद एक कास्टिंग वोट, अगर टाई होता है तो निर्णायक मत या कास्टिंग वोट गवर्नर जनरल के पास रहता है. तो निर्णायक मत का प्रयोग करके वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी इच्छानुसार या भारत का कोई भी गवर्नर जनरल अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता था, बंगाल का गवर्नर जनरल. तो फर्स्ट चेंज ये था. The Governor General's Council would henceforth consist of 3 other members besides the Governor General himself, as against the 4 members who were previously constituted in the council. Henceforth, this act gave a more effective casting vote to the Governor General, who by winning over only 1 member could do as he liked. इन 3 सदस्यों में एक सदस्य कमांडर चीफ होता था, कमांडर इन चीफ होता था. गवर्नर जनरल की परिषद के 3 सदस्यों में से एक सदस्य कमांडर इन चीफ होता था. One of these members was to be the commander in chief of the British forces in India. इसके अलावा गवर्नर जनरल इन काउंसिल में उन्हीं सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा जिन्हें भारत में कार्य करने का अनुभव हो. क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में यह देखा गया था कि वारविल को छोड़कर ऐसे 3 सदस्य रखे गए थे जिन्हें भारत से संबंधित विषयों का ज्ञान नहीं था, और इसी कारण वे हमेशा गवर्नर जनरल का विरोध करने के लिए तैयार रहते थे. इससे भारतीय सरकार को विभिन्न कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था. तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा यह तय किया गया कि भविष्य में गवर्नर जनरल की काउंसिल में उन्हीं सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा जिन्हें भारत में कार्य करने का अनुभव. The earlier experience of making new appointments from England to the Governor General's Council having proved a failure, it was now decided that henceforward only those members would be appointed in the council who had experience of working in India. इसके अलावा गवर्नर जनरल की काउंसिल को यह सख्त निर्देश दिया गया कि वह संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना भारतीय राजाओं के साथ युद्ध या संधि नहीं करेगा. ये इसमें सख्त निर्देश दिया गया था.
इसमें इस एक्ट के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत में विजय या राज्य विस्तार करना अंग्रेजी राष्ट्र की इच्छा, प्रतिष्ठा और नीति के विरुद्ध है। The Governor General and Council were required not to declare a war or a peace treaty without the permission and authority of the Court of Directors. It was declared that to pursue schemes of conquest and extension of dominions in India are measures repugnant to the wish, the honor, and the policy of the nation. इसके अलावा प्रेसिडेंसी से रिलेटेड कुछ धाराएं थी। इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंसी, अदर प्रेसिडेंसी, दो प्रेसिडेंसीज इस टाइम थी, मद्रास और बम्बई। तो इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंसी में भी एक गवर्नर होगा और एक काउंसिल होगी। काउंसिल में सदस्य संख्या जो 3 रखी गई, जिस प्रकार बंगाल में था उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रेसिडेंसियों में भी काउंसिल में सदस्यों की संख्या 3 रखी गई। इसके अलावा एक गवर्नर होता था वहां पर। 3 सदस्यों में एक सदस्य कमांडर इन चीफ होता था। इसके अलावा प्रेसिडेंसियों को यह आदेश दिया गया था कि वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का युद्ध प्रारंभ नहीं करेंगे, न ही भारतीय राजाओं के साथ किसी प्रकार की संधि करेंगे। तो युद्ध और संधि करने के लिए इन्हें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की अनुमति लेनी होती थी। रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने कहा था कि इमरजेंसी के केस में वो लोग वॉर और पीस ट्रीटी कर सकते थे डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेके, लेकिन इस प्रोविजन को पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हटा दिया गया। The presidencies could not make war or peace or enter into treaties without the consent of the Governor General in Council. इसके अलावा प्रादेशिक सरकारों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे केंद्रीय गवर्नर या बंगाल के गवर्नर जनरल इन काउंसिल की आज्ञा का पालन करेंगे, और अगर वो आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल इन काउंसिल प्रांतीय सरकारों को स्थगित कर सकती थी और वहां का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता था। The governor of a presidency was to obey the directions given by the Governor General of Bengal and his council. In case of a disobedience, the governor of a presidency was liable to be suspended. इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण धाराएं थी, जैसे इस टाइम पर देखा गया था जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो लगातार भ्रष्टाचार या करप्शन में इन्वॉल्व रहते थे। तो इस एक्ट के द्वारा पहला तो ये किया गया कि कंपनी के सर्वेंट्स की संख्या कम कर दी गई, कंपनी के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी, कर्मचारियों में कमी की गई थी। दूसरा, उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि अगर कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाते हैं तो इंग्लैंड में उन पर मुकदमा चलेगा, और इसके लिए इंग्लैंड में एक विशेष न्यायालय गठित किया गया। If an officer of the company demanded or received a present, his act would be declared an extortion, and for the purpose of trying the cases of extortion, a special court was to be set up in England. तो ये धाराएं थी जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो चेंजेस किए गए थे भारत में और इंग्लैंड में, ये धाराएं थी।
इंग्लैंड की गृह सरकार में जो चेंजेस हुए थे वो मैंने कल भी बात की थी इसके बारे में, भारत के बारे में बात नहीं कर पाया था। तो इसमें कुछ चेंजेस जो हुए थे, पहला तो ये कि बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो सदस्य संख्या थी वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। यानी अब बंगाल के गवर्नर जनरल अगर केवल एक सदस्य को अपने पक्ष में कर ले तो इसके बाद वो अपने निर्णायक मत की सहायता या कास्टिंग वोट की सहायता से कोई भी निर्णय अपने पक्ष में ले सकता था। दूसरा चेंज ये किया गया कि जो प्रेसिडेंसीज थी उनके लिए ये आवश्यक कर दिया गया कि अगर वो किसी भी प्रकार का वॉर या ट्रीटी करते हैं भारतीय राजाओं के साथ, उसकी परमिशन उन्हें गवर्नर जनरल इन काउंसिल से लेनी होगी। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल, बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल युद्ध या संधि करने का निर्णय अपने डायरेक्टर्स की परमिशन उसको लेनी पड़ती थी, और डायरेक्टर्स की परमिशन मिलने के बाद वो प्रेसिडेंसी इसको कह सकता था कि आप युद्ध या ट्रीटी कर सकते हैं। तो अपनी स्वेच्छा अनुसार भारत में कोई भी युद्ध ना तो प्रेसिडेंसीज कर सकती थी, ना बंगाल का गवर्नर जनरल कर सकता था। ट्रीटीज या वॉर्स के लिए प्रेसिडेंसीज को गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी होती थी और गवर्नर जनरल को डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी होती थी। तो इस प्रकार से एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल स्थापित किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। दूसरा, भ्रष्टाचार में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर केस इंग्लैंड में चलता था और इंग्लैंड में एक विशेष न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ये कुछ चेंजेस थे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड तो आप पूछ